गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 समास पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपने प्रीवियस क्लासों में समास को पढ़ चुके हैं। समास हमारे लिए नया नहीं है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि समास कहते किसे हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है। याद रखिएगा बच्चों, जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है या तो उस शब्द रचना की जो विधि होती है व्याकरण में, उसी विधि को हम समास कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है गंगा और तट, ये दो अलग अलग शब्द है। इन दोनों के मेल से नया शब्द बन गया। क्या बना? गंगा तट। ठीक है। पहला पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे आप देखिए, गंगा तट शब्द गंगा पूर्व पद है और तट उत्तर पद है। उत्तर यानी पीछे का पद। ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से जो बने समास को सामासिक पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वही नया शब्द क्या है? समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे दस आनंद के मेल से हम बना लिए दशानंद, जो सामासिक पद कहा जाएगा। अब देखिए बच्चों, समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के सभी पदों को अलग करके लिख दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। आइए बच्चों, अब हम समास के भेद देखते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के कुल 4 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। ये 4 समास है। अब देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष शब्द जो है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान। गौड़ माने जो आश्रित होता है। इसका पहला पद आश्रित होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास के 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, संज्ञा और संज्ञा के समास से। जैसे आप देखिए, विग्रह करेंगे यस युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, देशवासी, देश का वासी। आप ये देखिए, संज्ञा और संज्ञा, युद्ध भी संज्ञा है, क्षेत्र भी संज्ञा है। ठीक है। और आप देशवासी में देखिए, देश भी संज्ञा है और वासी भी संज्ञा है। ठीक है बच्चों। दूसरा नियम देखिए, संज्ञा और क्रिया मूल शब्द के समास होते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त। ठीक है। संज्ञा और क्रिया से भी बनता है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त संज्ञा और क्रिया का मूल शब्द प्राप्त। भूख मरा, भूख से मरा हुआ संज्ञा और क्रिया का मूल शब्द। ठीक है। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, अब का विभक्ति है जो लोप हो गया है। तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए बच्चों, उद्योगपति, उद्योग का पति। ठीक है। पराधीन, पर के अधीन, सिर दर्द, सिर में दर्द, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, लखपति, लाखों रुपयों का पति। ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 2 भेद बताया गया है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। देखिए बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास भी 2 प्रकार से बनता है। यदि किसी समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य आप जानते हैं किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखिए, नील गाय है ना, में पहला पद है नील विशेषण और दूसरा पद है गाय। ठीक है।
अब देखिए समस्त पद महादेव, विशेषण है महा, विशेष्य है देव। भला मानस, पहला पद है विशेषण भला, दूसरा पद है मानस। अधपका, पहला पद है विशेषण आधा आधा और विशेष्य है पका। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि किसी समास में उपमेय और उपमान का संबंध हो, अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो उसमें समानता दिखाई जाती है, तो वो हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण। ठीक है बच्चों। वचनामृत, अमृत रूपी वचन या अमृत के समान वचन। देखिए उपमेय और उपमान। ठीक है। यहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है। अब देखिए दूसरा है द्विगु समास। द्विगु मतलब इसका क्या होता है, जिसका पहला पद संख्या वाची विशेषण होता है। जिसके पहला पद क्या होता है, संख्या होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। उसके बाद देखिए बच्चों सप्ताह, सात, सप्ताह यानी सात, सप्त यानी सात और 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, त्रि माने तीन, तीन भवनों का समाहार। देख रहे बच्चों। अब दूसरा उदाहरण है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय वो है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे है वैसे ही रहता है, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, अव्ययी कहते हैं। अब देखिए समस्त पद क्या है, यथा समय, पहला पद है यथा और दूसरा पद है समय, तो आप इसको कह सकते हैं समय के अनुसार। आजीवन, देखिए पहला पद है आ, दूसरा है जीवन भर। ठीक है। भर पेट, भर हो गया पहला पद, पेट भर कर ये विग्रह हो गया। प्रतिवर्ष, प्रति माने हर एक वर्ष। ठीक है। यह है आपका अव्ययी भाव समास। अब देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं। बच्चों द्वंद्व समास बहुत आसान है। द्वंद्व समास में दोनों पदों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास देखिए जैसे द्वंद्व, द्वंद्व मतलब आमने सामने का जो है वो प्रतिद्वंदी, यानी दोनों पद प्रधान हो और ये लगभग क्या होता है विपरीत अर्थ बताते हैं। ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर विपरीत अर्थ बताते हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे हानि लाभ, इसका विग्रह हम और लगाकर कर देते हैं। हानि लाभ, हानि और लाभ। अन्न जल, अन्न और जल। भला भला, सॉरी बच्चों, भला बुरा, भला या बुरा। ठीक है, या भला और बुरा। ठीक है। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। गंगा जमुना, गंगा और जमुना। सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है बच्चों। आइए देखिए बच्चों अब हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में आए दोनों पद ही गौण होता है, दोनों आश्रित होते हैं और ये दोनों मिलकर एक तीसरे नए पद का निर्माण करते हैं। उसे हम इस तीसरे पद को जो पद होता है वो प्रधान होता है और इसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप देखिए मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद, आप लोग जानते होंगे, है ना। अब देखिए इसमें मेघनाद विग्रह हो गया है, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र। विषधर, विष को धारण करता है जो, अर्थात सर्प। ठीक है। अब देखिए पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके। श्री कृष्ण, त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शंकर। देख रहे हैं बच्चों तीसरा पद क्या बन रहा है, बिल्कुल अलग, जो पहले और दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। चतुर्भुज,
चार भुजा है जिसका, अर्थात विष्णु। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद सामासिक पद आप देख लीजिए, विशेष क्या है इसमें। कभी कभी एक सामासिक पद दो समासों को समान रूप में पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बच्चों, ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। अब देखिए जैसे कि आप देखिए समास में बहुत से ऐसे सामासिक पद मिलेंगे जो दो समास में आते हैं, लेकिन जैसा आप विग्रह करेंगे वैसा ही समास का चयन भी करेंगे। आपके बुक में कुछ उदाहरण दिया है, देखिए चतुर्भुज, चार भुजा का समूह। देखिए इसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक, तो ये हो गया द्विगु समास। और यदि आप विग्रह करते चार भुजा है जिसका, अर्थात विष्णु, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, जैसा आपका विग्रह होगा वैसा आपका वही उसी तरह आप समास को चयन करेंगे। ठीक है, दशानन, 10 आनन, आननों का समूह। ठीक है, देखिए 10 संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास। 10 आनन है जिसका, अर्थात रावण, ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों। अब इसके देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास आप देखेंगे में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे नए सब पद का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए घनानंद, घन के समान श्याम। ठीक है, ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, और बहुव्रीहि समास क्या हो गया, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। समझ में आ रहा है बच्चों। लंबोदर, लंबा है जो उदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या बता रहा है, पहला पद लंबा विशेषण और दूसरा पद है उदर यानी विशेष्य। ठीक है, उदर की विशेषता बता रहा है। तो लंबा है उदर अर्थात गणेश, जब आप अर्थात लिख देंगे तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, वरना ये कर्मधारय समास है। आइए बच्चों देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। संधि दो वर्णों के में होता है और जबकि समास दो पदों में होता है। याद रखिए, संधि दो वर्णों के मेल से होता है और समास दो पदों के मेल से होता है। ठीक है, यही संधि और समास में अंतर है। अब देखिए बच्चों, संधि में वर्ण का मेल होता है, प्राय वर्ण परिवर्तन भी हो जाते हैं, जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता। समास में क्या था, दो पदों का मेल होता है और पद बहुत कम परिवर्तन होते हैं। समास में पदों के बीच में परसर्ग या विभक्ति का समुच्चय बोधक या का लोप हो जाता है। जब समास का हम मेल करते हैं तो क्या होता है, वो लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह जो होती हैं वो लोप हो जाता है। जैसे देखिए जन्मांध, जन्म, धन, अंध। ठीक है, तो ये हो गया जन्म, धन, अंध, ये संधि हो गया, और जन्म से अंधा ये समास हो गया। ठीक है, जन्मांध हो गया। अब देखिए लंबोदर, लंबा उदर, ये संधि हो गया। लंबा है अदर उदर जिसका, अर्थात आप समझ सकते हैं गणेश। ठीक है, इस तरह से। आइए बच्चों पाठ को दोहराते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को से बने नए शब्द की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने वाले जो शब्द बनता है उन्हें हम समास पद कहते हैं। समस्त पद को सामासिक पद भी कहा जाता है। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के चार भेद है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दो भेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गूढ़ होता है और दूसरा पद प्रधान। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अतिरिक्त कोई तीसरा पद होता है। संधि और समास में अंतर होता है। संधि वर्णों के मेल से बनता है और समास शब्दों के मेल से, पदों के मेल से बनता है। उम्मीद करते बच्चों पाठ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन इसे आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, आप इस पाठ के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद इस पाठ को पढ़िए, दोहराइए। यदि कोई शब्द या कोई पाठ में ऐसा जो आपके समझ में ना आए,
कोई समास जो आपके समझ में ना आए तो आप उसके बारे में आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।